हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर प्रोग्रेस सेतु में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और पूरे लगन से अपने हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम एक्सरसाइज 3.2 आपका ख़त्म कर चुके हैं, तो जिसको अगर इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। और पूरे एक एक सवाल को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 बताएंगे और हम बात करते हैं। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो हम एक्सरसाइज 3.3 आज बताएंगे। अच्छा, इसमें अभी तक हमने इसके पहले क्या पढ़ा है उसके पहले थोड़ा समरी देख लेते हैं, सारांश। अभी तक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कौन सा विधि हल किया है? ग्राफीय विधि, मतलब ग्राफ बना करके उस समीकरण को हल करेंगे। और उसका जो मेन आता है कि उसके गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। जैसे दो चरों वाले व्यापक जो रूप होता है, दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। और इसके बाद ये लिखना अनिवार्य है, क्या a1 0 नहीं होना चाहिए, b1 0 नहीं होना चाहिए, a2 0 नहीं होना चाहिए और b2 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है a1² + b1² इज नॉट इक्वल टू 0 और a2² + b2² इज नॉट 0। इसका यही मतलब है कि दो संख्याओं का वर्ग 0 तभी हो सकता है जब दोनों अलग अलग 0 हों। कभी भी कोई भी दो संख्या का वर्ग 0 तभी हो सकता है जब दोनों अलग अलग 0 हों। ठीक है, जैसे अगर -2 का वर्ग +2 का वर्ग, क्या ये कभी 0 होगा? माइनस वाला भी प्लस हो जाता है और प्लस वाला प्लस रहेगा तो 8 हो जाएगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और ये 0² + 0² तभी तो 0 आएगा। यानी दो संख्याओं का वर्ग 0 तभी आ सकता है जब दोनों अलग अलग 0 हों। तो यहाँ से बात ये क्लियर हुई कि a1² + b1² नॉन जीरो का मतलब ही है, इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या होता है, इसका 3 हम सारांश पर देख लेते हैं जल्दी से। हमने क्या बताया था, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इसके प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। यानी एक बिंदु कट करेगा और एक बिंदु कट करेगा तो एक हल होगा अद्वितीय अकेला, और एक हल है तो संगत समीकरण कहलाएगा। और इसका क्या नाम है? अविरोधी समीकरण योग। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तब क्या हो जाएगा? तब ये भी, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? इसका ग्राफ होगा एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ जाएगी, क्योंकि इस पे हर बिंदु पर कट कर रहा है। तो अगर हर बिंदु पर कट कर रहा है, इसका मतलब एक रेखा पर अनंत बिंदु सत्य हैं। तो इसका मतलब इसके कितने हल? अनंत हल, अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब अनेक हल होगा तो इसको क्या बोलेंगे? संगत समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण युग्म। और क्या? और संगत समीकरण बोलेंगे, और इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म। ठीक है, और इसका कंडीशन ही आपको याद रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? समांतर रेखा, यानी दोनों रेखा आपस में समांतर होंगी, कहीं भी कट नहीं करेगा। तो इसके कितने हल? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
उसके बाद इसके एक भी हल नहीं है, इसलिए असंगत समीकरण बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म। और क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण युग्म है, और इसको एक नाम और देते हैं क्या, बस इतना ही, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, ये कौन सा विधि था, ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि। अब हम बात करेंगे बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 विधि था, जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था। तो उसमें क्या क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो एक एक करके तीनों अलग एक्सरसाइज में भी सवाल दिया है, उसी के अनुसार हम करेंगे, ठीक है। इन तीनों विधियों में सबसे आसान विधि होता है विलोपन, किसी एक चर को गायब करने वाला, ठीक है। तो पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे। तो क्या होगा, जैसे कोई सवाल लेते हैं, इसका दूसरा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, सब एक ही जैसा है, बस एक सवाल समझने की देरी है। s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। अच्छा, इसमें एस टी है और एस टी है, तो कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल में एक्स वाई ही हो। हमने बताया था एस टी हो सकता है, यू वी भी हो सकता है, और एक्स वाई हो सकता है, या डब्लू कॉमा जेड हो सकता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम लेंगे क्या है, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूना 2, 2 बार आएगा, अब 2 गुणे एस हो जाएगा, 2 गुणे एस प्लस 2 तिहाई 3 बार जाएगा, 3 गुणे टी, 3 गुणे टी बराबर 6। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे क्या है, वही आएगा, 2 गुणे एस प्लस 3 गुणे टी बराबर 6 के 36, अर्थात 2 गुणे एस प्लस 3 गुणे टी बराबर 36, अर्थात 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन मतलब किसी एक चर, एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे में हम यहाँ से s का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, अर्थात s बराबर, इसको इधर ले आएंगे क्या आएगा, 3 प्लस टी। अब s बराबर 3t का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे क्या आएगा, 2 गुणे s, s का मान 3 प्लस टी। देखिए 1 से निकाला था, 2 में रखा था, अगर 2 में निकाला होता तो 1 से रखते, ठीक है। 2 गुणे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, अर्थात 2 तिहाई 6, 2 गुणे टी अर्थात 2t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 2 प्लस 3 5t बराबर 36 माइनस 6 अर्थात 30, 5 गुणे टी बराबर 30, अर्थात टी बराबर 30 बटा 5 अर्थात 6। तो टी बराबर क्या आ चुका है, 6। इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब टी का मान समीकरण 3 रखने पर p बराबर 6
समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखिएगा क्या आएगा, s बराबर 3 + 6 9, अर्थात s बराबर क्या आ चुका है 9। तो यही तुम्हारा आंसर आ गया। हल s बराबर 9, t बराबर 6। दिस इज अवर आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कोई भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। जैसे एक से हमने s का मान निकाला, s बराबर 3 + 3, एक से निकाला तो 2 में रख दिया, ठीक। बस यही करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा हो जाएगा, चौथा देखते हैं। चौथा दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3, अर्थात, और ये क्या दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। अच्छा, यहाँ पे दशमलव है ना, पहले दशमलव हटाएंगे। हमने पढ़ा है 5.3 गुणे 10, अगर 10 से गुणा करेंगे दशमलव इधर खिसक जाता है दाएं साइड, तो क्या आएगा 53 हो जाएगा। अगर 4.5 में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव इधर खिसक क्या आएगा 45, ठीक। अगर यहीं पे 45/10 कर दें, यानी भाग कर दें, तो एक पहले दशमलव आता है, क्या आ जाएगा 4.5, यानी गुणा करते हैं तो दाएं साइड शिफ्ट होता है और भाग करते हैं तो बाएं साइड शिफ्ट होता है, क्या दशमलव। ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब हम दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण संख्या 1 हमने क्या किया, 10 से गुणा किया पूरे समीकरण में, और यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, अर्थात 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2। तो किसी एक समीकरण से हम मान निकालेंगे। हम देखते हैं कौन आसान है, किससे जल्दी निकल सकता है, थोड़ा सा आसान। तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13, हम y का मान निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 3y बराबर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे पक्षांतर, तो 3y बराबर 13 माइनस 2x, अर्थात y का मान लिखेंगे क्या है 13 माइनस 2x बटा 3। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 से निकाला था 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे क्या आएगा 4 गुणे x प्लस 5 गुणे y मतलब ये 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर 23, अर्थात अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, या फिर और इसमें क्या कर सकते हैं, पूरे समीकरण 3 से गुणा कर दिया, तो 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 गुणे 4x प्लस 3 गुणे 5 गुणे 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर 3 गुणे 23। हम पूरे जगह 3 3 3 गुणा कर दिया। हमको ये पता है ना, अगर 5 बराबर 6 है तो अगर दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे संख्या कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं,
क्योंकि 3 से नीचे आए 3 3 कट जाएगा, इसलिए कोई संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, बस 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने 3 से गुणा इसलिए किया ताकि ये 3 से 3 कट जाए। इसका मतलब 3 चौक 12x प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 5 गुणे 13 माइनस 5 गुणे 2x बराबर 30, 23 तियां 69, अर्थात 12x प्लस 65 माइनस 5 गुणे 10, x बराबर 69, अर्थात 12x में 10x घटा 2x बराबर, इसको इधर पक्षांतर किया 69 माइनस 65 4, अर्थात 2 गुणे x बराबर 4, अर्थात x बराबर 4/2 2, x बराबर 2। अब इस x बराबर 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर 3 रखेंगे क्या आएगा, y बराबर 13 माइनस 2 गुणे, y बराबर 13 माइनस 2 गुणे x है, x के स्थान क्या रख देंगे 2/3, अर्थात 13 माइनस 4/3, अर्थात 13 में 4 गया 9/3, अर्थात 3। तो y बराबर क्या चुका है 3, x बराबर क्या था, हल क्या आया, x बराबर 2, y बराबर 3, ये हमारा हल आ गया। आशा करता हूँ आपको इस सवाल सुनना हो, अगर नहीं सुनना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जो भी समस्या होगी। ठीक है, अब 5वां सवाल देखते हैं। मैथ रिवाइज जरूर करिए, मैथ बिना रिवीजन करे नहीं आता। ठीक है, जो भी स्कूल में चल रहा है उसको भी रिवाइज करिए और इसको भी साथ में करते रहिए। केवल एनसीईआरटी पहले फोकस करिए, एनसीईआरटी जब हो जाएगा तब मनोहर लगाइए या फिर राजीव प्रकाशन वाले को, लेकिन पहले एनसीईआरटी खत्म करिए, एनसीईआरटी को समझना है। ठीक है, पांचवा सवाल क्या है, रूट वाला है, देखते हैं क्या दिया है। √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1। √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। अच्छा, हम समीकरण इस बार 2 से किसी एक चर का मान निकालना, हम x का मान निकालते हैं। समीकरण 2 में √3x माइनस √8y बराबर 0, हम x का मान निकालना चाहते हैं, इसको इधर पक्षांतर करें क्या आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो √3 गुणे x बराबर √8y, अर्थात x बराबर √8 बटा √3y, समीकरण 3 मान लें। फिर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 2 है ना, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे x का मान, तो क्या आएगा √2 इंटू x, x क्या है √8 बटा √3y प्लस √3y बराबर 0। अच्छा, इसको हल करने की जरूरत नहीं, जब भी इधर 0 आए कोशिश करिए यहाँ पे जिसका मान लिखा उसको कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो y कॉमन ले सकते हैं, तो अगर y कॉमन लेंगे क्या आएगा y इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा ये पूरा नंबर, इसको पूरा लिख देते हैं, √2 इंटू √8 बटा √3 प्लस
यहाँ पे क्या बचा, केवल √3 कॉमन ऐसे देते हैं, y यहाँ लिए क्या बचा, ये पूरा नंबर लिख दिया। इसी तरह से √3 यहाँ √3 बचा बराबर 0। हमको y मान चाहिए, इसको सबको नीचे कर दीजिए। तो y बराबर √2 इंटू √8 अपॉन √3 प्लस √3 भागे, सॉरी गलत हो गया, ये नीचे हो जाएगा ना। तो y बराबर क्या हो गया, 0 भागे √2 इंटू √8 बटा √3 प्लस √3। अब यहाँ 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हमको पता है 0 आएगा। यहाँ पे कोई भी संख्या में 0 को छोड़, 0 तो है नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0, अर्थात y बराबर 0। अब y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान 0 रखते हैं, x बराबर √8 बटा √3 इंटू 0। 0 किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आ गया 0। तो जो हल है x बराबर 0, y बराबर 0, ये हमारा क्या है आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक सवाल और, छठवां सवाल देख लेते हैं। छठवें में क्या है, एलसीएम लेना है बस। एलसीएम लेके साधारण समीकरण बन जाएगा, फिर इसको इसी तरह से हल कर लेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे हम और अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्या लिखा है सवाल, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। तो इसमें क्या करेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे। तो जब 6 एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 3 से कटेगा, 3 बार जाएगा, 3 गुणे 3x यानी 9x माइनस 3, 2 बार गया 2, 2 पंचे 10 y बराबर -2 बटा 1, अर्थात इसमें तो ये गुणा करेंगे तो एक गुणे कुछ भी कर वही आएगा, 9x माइनस 10y बराबर, इसको गुणा करेंगे -12, 6 दूनी 12 -12, अर्थात पहला समीकरण क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण 1। इसी तरह यहाँ भी हल एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 3 दूना 2 बार गया, 2 गुणे x अर्थात 2x प्लस 2 3 बार गया, 2 3 आई, 3 गुणे y 3y बराबर 13 बटा 6। अच्छा 6 ये नीचे है, ये नीचे है, तो 6 कट जाएगा, अर्थात 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 है। तो हम क्या कर दें, किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल दें। समीकरण 2 से y का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें आप किसी भी समीकरण किसी एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे में उसका मान रख देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, y का मान निकालेंगे, ठीक है। y को निकालने के लिए ये y है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 गुणे y, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, और 13 यही रहेगा, 13 माइनस 2x है ना, ये प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात y बराबर, ये 3 नीचे आ जाएगा,
13 माइनस 2x बटा 3, ये समीकरण संख्या 3 हो चुका है। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ 2 है ना, तो हम गलती कर रहे हैं, 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो 1 में रखेंगे, क्या आएगा? 9 गुणे x माइनस 10 गुणे y, y मतलब 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर -12। वैसे भी इसके पिछले सवाल में 3 से पूरे समीकरण गुणा करेंगे ना, तो यहाँ भी 3 से करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो पूरे समीकरण 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर देते हैं। 3 गुणे 9x माइनस 10 गुणे 3 गुणे 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर -12 गुणे 3, अर्थात 9 त्रिक 27x, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब -10 गुणे 13, -10 गुणे 13 और माइनस और माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? 10 दूना 20x बराबर -36, अर्थात अब 27 प्लस 20 कितना होगा? 27 + 37 10, 47x। ये क्या है? -130x बराबर, सॉरी यहाँ x नहीं है, 13 धम्मा 130 बराबर -36। हमको x का मान चाहिए, बाकी इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो 47x बराबर, ये प्लस हो जाएगा 130 माइनस 36, अर्थात 47x 10 में से गया 4, 12 में 3 गया 9, इसका मतलब x बराबर क्या आ गया? 94 बटा 47, शायद 2 बार गया, 2 सत्ते 14, हाँ से नहीं बचे बार, हाँ 2, इसका मतलब x बराबर 2। तो x बराबर 2 समीकरण इसमें 3 रख दें, 3 में रखने पर 3 में रखें, क्या है? टीम रखने पर y का मान आ जाएगा, y बराबर 13 माइनस 2 गुणे x, x क्या है? 2 है, बटा 3, 13 माइनस 4 बटा 3, अर्थात y 13 में 4 गया 9 बटा 3 बराबर 3, अर्थात y बराबर 3 आ चुका है। यानी हमारा हल आंसर क्या आ गया? x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जिसको कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम शाब्दिक प्रश्न उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अगर आप इस चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4 - 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी x और y का मान निकाल देंगे, फिर x और y का मान उसमें रख देंगे, y और mx + 3 तो m का मान आ जाएगा। तो क्या दिया है? 2x + 3y बराबर 11, समीकरण 1, और 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2। तो इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं।
हम y का मान निकालना चाह रहे हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। हम y का मान निकालना चाह रहे हैं तो इसको इधर ले आए, इसको इधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 24, और ये इधर जाएगा तो माइनस और प्लस हो जाएगा। 4y बराबर 2x प्लस 24 अर्थात 2x प्लस 24 बटा 4 बराबर y। अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या आएगा, x प्लस 12 बटा 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा y। अर्थात y का मान क्या आया, x प्लस 12 बटा 2। इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 से निकाला था, 1 में रख दिया। 1 में रखने पर क्या रखेंगे, 2 गुणे x प्लस 3 गुणे y का मान क्या है, x प्लस 12 बटा 2 बराबर 11। अर्थात 2 गुणे x प्लस, इसमें किससे गुणा करें, 2 से, इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं तो 2 जब करेंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा दे, 2 दूनी 2 गुणे x प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 3 गुणे x प्लस 12 बराबर 11 दूना 22। अर्थात क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4x यहाँ पे प्लस 3x और ये 3 गुणे 12 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36 बराबर 22। अर्थात 4 3 7x बराबर 36 हो जाए, क्या है 22 माइनस 36, 6 में 2 गया 4 और 3 में 2 गया 1। माइनस में क्यों, क्योंकि एक संख्या प्लस माइनस तो हमेशा घटाना होता है। चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 36, उसका ऋण है इसलिए माइनस 14। इसका मतलब 7 गुणे x बराबर माइनस 14। इसका मतलब x का मान निकालेंगे, क्या आएगा माइनस 14 बटा नीचे जाएगा भाग 7। अर्थात x बराबर माइनस 2। अब x बराबर माइनस 2 समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा x बराबर माइनस 2 समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, y बराबर -2 प्लस 12/2 यानी -2 प्लस 12 10 बटा 2 बराबर 5। अर्थात y बराबर 5। x बराबर -2 y बराबर 5। ये इस समीकरण का हल है। अब हमको क्या पूछ रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का मान बताइए। क्या बोल रहा है, y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का मान, तो यही x और y को वहां पे रख देंगे। तो रखेंगे जरा, y का मान क्या है 5 बराबर m गुणे x का मान क्या है -2 प्लस 3। अर्थात हमको जिसका मान चाहिए उसको उसी तरह बाकी सबको पंचांतर करेंगे। इसको इधर ले आएंगे, क्या आएगा 5 माइनस 3 बराबर -2 गुणे m। 5 में 3 गया 2 बराबर -2 गुणे m। हमको m चाहिए, इसको इधर ले आएंगे तो 2 बटा -2 बराबर m कट जाएगा, -1 बराबर m। यानी m का मान कितना आ गया -1। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन 3 शाब्दिक प्रश्न है, उसको थोड़ा समझते हैं। अब इसका हम अगले वीडियो में बताते हैं आपको। ठीक है।
शाब्दिक प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। शाब्दिक प्रश्न हमेशा जब तक आप अपने से नहीं थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पूरी तरह से नहीं समझना है। शाब्दिक प्रश्न इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपको आपके थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, अपने सोचने समझने की शक्ति बढ़ाई जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको किसी तरह कोई भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, और जिस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।